नमस्कार जी, तो स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो चलिए सीटेट पेपर नंबर 2 कक्षा 6 से लेकर 8 तक के आज पेपर की बात करेंगे और ये 28 दिसंबर 2022 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम भाग 1 जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट, उससे रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये एग्ज़ाम आपको दिख रहा है 2022 का है। तो चलिए आज की क्लास में इस पार्ट में हम सीडीपी की बात करेंगे और अगले पार्ट में इसी पेपर का हम भाग नंबर 2 सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट लेके आएँगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। सीडीपी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कथन और तर्क, मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं सीटेट के ये फेवरेट क्वेश्चन है। एक तरह से आप मान लो कि सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस ही ज़्यादातर जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कथन है वो है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संगीता संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। और इसका तर्क ये दिया गया है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि विकास का कौन-सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तो शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि विकास जो है वो पहले सिर से स्टार्ट होता है और फिर बाकी हिस्सों में जाता है, ठीक है? तो शीर्षगामी सिद्धांत आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो वो क्या? परिपक्वता, ठीक है? परिपक्वता जो है वो संदर्भित करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, जो जीन प्याजे हैं उनके अनुसार निम्न में से कौन से जो कारक हैं वो संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। तो वो जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से ऐसे कारक जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो वो कौन-कौन से होंगे? वो होंगे 3, 4 और 5, ठीक है? 3 नंबर हम पढ़ लेते हैं सज़ा, ठीक है? और 4 पे है क्रिया और 5 पे है सामाजिक अनुभव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे जो जॉ लिखा है वो जीन होगा, ठीक है? जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो बच्चे के में संरक्षण के कौशल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इनके द्वारा जो दी गई है और इनके जो 4 चरण इन्होंने बताए हैं इस थ्योरी में, तो ये क्रम बताना है उनका। सबसे पहले आती है संवेदी चलन चरण यानी कि 0 से 2 वर्ष तक जो होता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है? उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि 11 से अबव, ठीक है? जो भी आगे तक रहता है, ठीक है? तो ये इसका सही क्रम है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई और मेहमानों के लिए है, ठीक है? खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है, खाने से रोकती है, ये सोचकर कि खाने से वह अगर पकड़ी जा सकती है, ठीक है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो नेहा है वो नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वो आज्ञा और सजा जो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में है, ठीक है? तो सजा एवं आज्ञाकारिता जो अभिविन्यास है उस अवस्था में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी एवं वयस्कों से अंत्यक्रिया करके सीखते हैं? तो वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है? लेव वाइगोत्स्की आपको पता है उनके द्वारा जो है वो
ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो अंत्यक्रिया के द्वारा ही ज़्यादातर बच्चे जो है वो सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सांस्कृतिक परिवेश की, ठीक है? सांस्कृतिक परिवेश जितना बच्चे को अच्छा मिलेगा, बच्चे का उतना ही ज़्यादा जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास जो है वो हो पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में जो शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन-सी बुद्धि कहा जाता है? तो उसको शारीरिक गति संवेदनात्मक जो बुद्धि है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्थानिक जो बुद्धि है उसमें क्या शामिल है? तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नरम व्यवहार मत करो, तो ये किसे बढ़ावा देना है? तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता है। जब हम एक धारणा एक खास किसी तरह के एक व्यवहार के लिए बना लेते हैं तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता ही होती है, ठीक है? जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर दिल की होती हैं, लड़कियाँ जल्दी रो देती हैं, ये जो सब कुछ है ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ को क्या होनी चाहिए? तो शैक्षणिक रणनीतियाँ उचित समावेशन जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जो सीखने के लिए मूल्यांकन है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इवैल्यूएशन जो है उसका उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होना चाहिए। फिर से कथन और रीज़न वाला क्वेश्चन आया है कि एक समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जो है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि आपको पता है समावेशी शिक्षा जो है उसमें हर तरह के बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं और इसका तर्क पढ़ लेते हैं तो तर्क में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। तो विकल्प चुनना है आपने, ये भी नेगेटिव। तो दोनों ए और आर जो है वो दोनों ही गलत हैं क्योंकि आपको पता है कि समावेशी शिक्षा में कोई एक जो वर्ग है या एक जो किस्म के शिक्षार्थी हैं वो लाभ नहीं पाते हैं बल्कि हर तरह के जो शिक्षार्थी हैं उनको इक्वली जो है वो व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ठीक है? सब बच्चों को समान रूप से इकट्ठे शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? तो विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? वो क्या होगा? वो ये होगा कि व्हीलचेयर या पहिया कुर्सी। नेक्स्ट है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ जो है वो किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं? तो गुणज वैकल्य, ठीक है? गुणज वैकल्य। नेक्स्ट है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं से में शामिल है, तो उसमें जटिलता के लिए वरीयता। नेक्स्ट है कि अर्थपूर्ण अधिगम से में क्या सम्मिलित है? तो अर्थपूर्ण अधिगम में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर शामिल हैं और साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर भी शामिल हैं, ठीक है? नेक्स्ट तर्क और रीज़न वाला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, ठीक है? तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो दोनों के दोनों ही नेगेटिव ही रहेंगे क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे जो है वो पाठ्य पुस्तक से ही सीखेंगे। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, ठीक है? बाकी जो शिक्षार्थी हैं वो शिक्षार्थी केंद्रित बाल जो केंद्रित दृष्टिकोण है वो ये है कि पाठ्य पुस्तक से सभी बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक से सीखने जो है एक नेगेटिव टर्म है।
नेक्स्ट है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा जो है उसमें अधिगम जो है ज्ञान के सह-निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। तो डैश जो अधिगम है उसके लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए, तो वो क्या? सहयोग और सकारात्मकता, ठीक है? नेक्स्ट फिर से कथन और रीज़न वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि जो मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका रीज़न दिया गया है कि बच्चे जो हैं वो विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका सही विकल्प दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 नंबर है, तो यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा में प्रश्न, बस इतना ही पूछा गया है, बाकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कक्षा में प्रश्न जो है वो छात्रों और शिक्षक दोनों के द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक ही क्वेश्चन पूछता रहे और बच्चे जो है वो निष्क्रिय होकर सुनते रहें, बल्कि जो छात्र हैं वो भी शिक्षक से क्वेश्चन करें, ठीक है? तो दोनों ही तरफ से जब क्वेश्चन आएँगे तो वो कक्षा जो है वो एक प्रभावी कक्षा बन जाएगी, एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम जो है वो बन जाएगा, ठीक है? तो छात्र और शिक्षक दोनों के द्वारा ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए और दोनों के उत्तर भी दिए जाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जैसे एक जो छात्र है वो अध्यापक से क्वेश्चन पूछ रहा है और अध्यापक उसको टाल दे रहा है कि नहीं, नहीं ऐसा आप बैठ जाओ क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है? और जब जो शिक्षक है वो क्वेश्चन पूछता है तब भी छात्रों को एकदम से एक्टिव होकर आंसर जो है वो करने चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इनर मोटिवेशन जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसको सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके बढ़ाया जो है वो जा सकता है, ठीक है? सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? तो वो कौन-सी प्रक्रियाएँ होती हैं? 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों के चारों ही सही रहेंगे। 1 पर है क्रियान्वेषण, 2 पर है जो अमूर्त संक्रियात्मक समस्याओं पर काम करना और 3 पर है पूछताछ और प्रयोग, 4 पर है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करना। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षक हैं उनको चाहिए कि वे बच्चों की योग्यताओं को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो शिक्षक जो है उसका एक अहम रोल रहता है क्लासरूम में, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यताओं को वृद्धिशील, ठीक है? योग्यताओं को वृद्धिशील और असफलताओं को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है? कि बच्चे जो हैं वो सुधार करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसको डाँटना है, उसको मारना है, बल्कि उसको एक सुधार के अवसर के रूप में लेना है, ठीक है? तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि अकादमिक निम्न में से कौन-सा कारक जो है वो विफलता के लिए ज़िम्मेदार है? तो कौन-सा कारक है जो विफलता के लिए ज़िम्मेदार है? वो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ठीक है? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये पार्ट 1 रहेगा इसी पेपर का और अगर आप पार्ट नंबर 2 भी देखना चाहते हो तो उसमें एसएसटी के जो आगे क्वेश्चन रहते हैं उनको कल मैं मतलब आगे आने वाली क्लास में मैं लेके आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को ज़रूर शेयर करें और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।